हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम लीसेंट की सीरीज़ को कर रहे थे जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो अपना लास्ट वीडियो थी उसमें हमने हरियाणा का डायनेस्टी तक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि मगध कैसे पावरफुल बना और वो पावरफुल क्यों बना। वो जब पावरफुल बना तो उस टाइम पर कौन से किंग थे, हरियाणा का डायनेस्टी को किसने स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि बिम्बिसार ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। फिर हमने ये भी देखा था कि कौन सी सिटी को किसने बनाया, राजगीर को किसने बनाया था। फिर हमने देखा कि अजातशत्रु कौन थे। उनके बाद में हमने उदयन के बारे में भी पढ़ा, जिसने जो है पाटलिपुत्र को बनाया था। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमें शिशुनाग डायनेस्टी को स्टार्ट करना है। सो गाइस, शिशुनाग डायनेस्टी को स्टार्ट करने के लिए हमने देखा, जैसे हमने पहले ही देखा था कि जो हमारे उदयन थे उनके बाद वाले जो भी हरियाणा का डायनेस्टी के जो किंग रहे वो काफ़ी वीक रहे। उनके अंदर वो राजा वाली बात थी नहीं, जिसकी वजह से जो लास्ट किंग था नागदशक, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है नागदशक, वो क्या हुआ, उसको लोगों ने राजा मानना ही नहीं स्वीकार किया। लोगों ने कहा कि ये अनवर्दी है, हमारे लिए राजा बनने के योग्य नहीं है, हम इसको राजा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब क्या हुआ, जब लोगों ने बोल दिया कि हम इसको राजा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब जो शिशुनाग थे, शिशुनाग को जो नागदशक के एक मंत्री थे, उनको लोगों ने सोचा कि ये हमारे राजा बन सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि नागदशक जो है वो तो हमारे लिए राजा बनने के योग्य है नहीं, इसीलिए हम शिशुनाग को अपना राजा चुनते हैं। इसी के साथ में जो शिशुनाग थे वो राजा बन गए। और उन्होंने क्या करा, उनका जो अचीवमेंट क्या है, मेजर अचीवमेंट क्या रहा कि उन्होंने प्रद्योत जो डायनेस्टी थी अवंती की, उसको डिस्ट्रॉय किया। और डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ क्या हुआ, इसके साथ साथ जो कई हजार साल पुरानी जो राइवलरी थी, जो लड़ाई चल रही थी मगध और अवंती के बीच में, वो यहाँ पर अब ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि जो अवंती का जो राजा था प्रद्योत, उसका यहाँ प्रद्योत डायनेस्टी को शिशुनाग ने ख़त्म कर दिया, जिसके साथ साथ वो जो उन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई। और अवंती भी अब क्या हुआ, मगध का ही एक पार्ट बन गया। ठीक, अब हमें यहाँ पर शिशुनाग के बारे में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो क्या कि इनको जो है सक्सीड किया है काल अशोक ने। और काल अशोक जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के टाइम पर जो है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को वैशाली में अरेंज किया गया था। ठीक है, तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में, उस टाइम पर किसने उसको कन्वीन किया है, कौन राजा था, काल अशोक। काल अशोक ने किसको सक्सीड किया था, शिशुनाग को। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, शिशुनाग डायनेस्टी से। तो ये तो हमारी शिशुनाग डायनेस्टी रही, जिसको हमने देख लिया। इसमें सिर्फ 2 ही किंग रहे, वो काफ़ी शॉर्ट टाइम रहा इसका। इसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में जो दूसरी डायनेस्टी आई, दैट इज़ द नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो है, अब क्या हुआ, शिशुनाग डायनेस्टी जो हमने काल अशोक देखे, शिशुनाग डायनेस्टी जो है, इनको राजा से हटा दिया गया, राजा के पद से हटाया। किसने हटाया, महापद्म ने। महापद्मा ने क्या करा कि जो शिशुनाग डायनेस्टी थे उनकी जो राज था उसको ख़त्म किया। उनका राज्य से उनका जो राइट था किंग का, एज अ किंग, वो ख़त्म करके खुद वो किंग बन गए थे। राइट, तो शिशुनाग डायनेस्टी को ख़त्म करके महापद्म ने एक नई डायनेस्टी की स्टार्टिंग की थी, दैट इज़ नंदा डायनेस्टी, और वो खुद वहाँ पर किंग बने। अब महापद्म जो हैं उनको कई और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि शर्व शत्रांतक, जिसका मतलब होता है जो क्षत्रिय हैं उनको ख़त्म करने वाला। फिर उग्रसेन, मीन्स बहुत बड़ी एक सेना के ओनर। फिर है पुराण्स जो है, पुराण्स में महापद्म को एक रथ बोला गया है। पुराण जो है उसमें महापद्म को क्या नाम दिया गया है, एक रथ, जिसका मतलब क्या है, एक अकेला राजा। ठीक है, ऐसा लगता है कि उसने उस टाइम पर जो शिशुनाग के टाइम पर जितनी भी और डायनेस्टी थी, सारी डायनेस्टी जो वहाँ पर रूल कर रही थी, उन सबको शिशुनाग के एक डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी वहाँ पर, उसके टाइम पर और भी राजा थे। तो जितने भी वहाँ पर आसपास जितने भी राजा थे, उन सब राजा को इसने उखाड़ फेंका था, उनकी जो राज था, और खुद का राज्य वहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो फर्स्ट एम्पायर बिल्डर थे इंडियन हिस्ट्री में।
इंडिया में जो अम्पायर बनाना जो स्टार्टिंग करी गई है वो किसने करी है, महापद्मा ने की है। अब जो है महापद्मा वो सक्सीडेड बाय हिज 8 सन्स। अब महापद्मा जो हैं उनको सक्सीड किया है, मतलब उनके बाद में जो राजा बने वो उनके 8 बेटे बने थे, जिसमें से धनानंद जो हैं वो लास्ट किंग थे। ठीक है, धनानंद आखिरी वाले बेटे थे। फिर लास्ट किंग जो धनानंद हैं वो आइडेंटिकल हैं। ग्रीक टेक्स्ट में जो है, ग्रीक टेक्स्ट में जो नाम है धनानंद के लिए वो क्या यूज़ किया गया है, अग्रैम्स या फिर जेंड्रेम्स। जेंड्रेम्स या फिर अग्रैम्स किसका नाम है, वो धनानंद का ही नाम है, लेकिन वो ग्रीक में है। इट वॉज ड्यूरिंग द रूल ऑफ धनानंद दैट द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर टुक प्लेस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसका नाम हर किसी ने सुना हुआ है, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जब आक्रमण किया था उस टाइम पर इंडिया पे कौन रूल कर रहा था, तो उस टाइम पर धनानंद थे जो कि इंडिया के रूलर थे। जब अलेक्जेंडर ने 326 में क्या करा है, इन्वेजन किया था इंडिया पर, मतलब कि आक्रमण किया था। ग्रीक जो राइटर है क्यूरटियस ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि धनानंद के पास में एक बहुत बड़ी आर्मी थी, 20,000 कैवलरी थी, 2 लाख इन्फेंट्री थी, 2,000 रथ थे और 3,000 हाथी थे। इट वॉज द माइट ऑफ धनानंद, जिसने कि जो अलेक्जेंडर है उसको गैंगेटिक वैली से आगे नहीं बढ़ने दिया। धनानंद की वजह से क्या हुआ, अलेक्जेंडर गैंगेटिक वैली जो है, गंगा वैली है, उससे आगे नहीं बढ़ पाया था, वहीं से उसको वापस जाना पड़ा था। नंदा डायनेस्टी भी अब ख़त्म हो गई, जैसे हमने देखा कि हर डायनेस्टी कहीं ना कहीं ख़त्म होती ही है, तो नंदा डायनेस्टी भी ख़त्म हुई। कब हुई, 321 में। और इसको दूसरी एक डायनेस्टी आई, जिन्होंने दूसरे रूलर्स आए जिन्होंने इंडिया पर रूल किया, और वो रूलर कौन थे, मौर्याज। ठीक है, और फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ये हम सबको पता ही है, राइट। तो ये हम जो मौर्यन डायनेस्टी है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच में जो फॉरेनर्स जिन्होंने इंडिया पर इन्वेजन किए थे, अब हम उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं जो फॉरेन इन्वेजन्स जो इंडिया में हुए थे। तो यहाँ पर कई सारे जो और देश थे जिन्होंने इंडिया पर इन्वेजन किया था, जिसमें सबसे पहला जो इन्वेजन हुआ है वो ईरान के लोगों ने किया था। ठीक है, ईरान के जो रूलर थे उन्होंने इंडिया पर इन्वेजन किया। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा पहला कौन सा फॉरेन रूलर था जिसने इंडिया पर आक्रमण किया, तो वो था डेरियस वन। ठीक है, डेरियस वन जो था, जिसने पहला पर्सन था जो फॉरेनर था और इंडिया पर जिसने आक्रमण किया था। तो आर्किमीनियन रूलर जो था पर्शिया का, जिसको हम ईरान बोलते हैं, उसने भी जैसे यहाँ पर इंडिया में चल रहा था कि अपना जो अम्पायर है वो बढ़ाया जाए, साम्राज्य बढ़ाया जाए, ऐसे ही ईरान में भी यही चल रहा था कि अपना साम्राज्य बढ़ाया जाए। तो इसी चक्कर में, इसी होड़ में क्या करा, जब इंडिया में यहाँ पर देखा उसने, डेरियस वन ने देखा इंडिया में कि इंडिया में जो है काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है। ठीक है, कोई अभी कोई पावर नहीं है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और जो किंग्स हैं वो आपस में लड़े जा रहे हैं। इसका ही फ़ायदा उठाकर जब उसने देखा यहाँ पर फूट पड़ी हुई है, इसी फूट का फ़ायदा उठाकर उसने क्या करा, इंडिया पर आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण किया, जिससे कि वो अपने एम्पायर को बढ़ा सके। ठीक है, फिर है जो आर्किमीनियन रूलर जो था डेरियस वन, वो कहाँ से आया, मतलब उसने इंडिया में कहाँ पर अटैक किया था, तो उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अटैक किया था। और उसके बाद में उसने क्या क्या करा, पंजाब को अपना जो उसका साम्राज्य था उसमें जोड़ लिया। फिर इंदस और सिंध, उसका भी एरिया उसने अपने साम्राज्य में जोड़ा था। इस एरिया में 20 प्रोविंस आते थे। 20th प्रोविंस जो ये एरिया है, इससे जो इसने ये एरिया ऐड किया था, पंजाब का, इंदस का, सिंध का, इस सारे एरिया से उसने एक 20th प्रोविंस बनाई थी ईरान की। ठीक है, अब जो ईरान के टोटल नंबर प्रोविंस जो हैं 28 हो गए थे इन सारे एरियाज़ को जोड़ कर। अब ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल एरिया था ईरान के एम्पायर का। ठीक है, इस एरिया से, सिर्फ इस एरिया से जो इसने इंडिया से ऐड किया था अपने साम्राज्य में, उसी एरिया से 360 टैलेंट गोल्ड जो है उसको रेवेन्यू के तौर पर मिलता था। अब जो इंडो ईरानियन जो कॉन्टैक्ट है लगभग 200 साल तक रहा। अब जो ईरान के लोग, ईरान के रूलर जिन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया, तो उस आक्रमण से हम पर क्या असर पड़ा था, इंडिया पर क्या असर पड़ा था। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहली बात कि इंडो ईरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा। ठीक है, इंडिया और ईरान आपस में ट्रेड और कॉमर्स करने लगे थे।
थ्रू द ईरानियन ग्रीक्स जो हैं वो इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो इंडिया की समृद्धि है उसके बारे में ईरानियन को पता चला। उन्होंने देखा कि इंडिया में कितनी ज़्यादा वेल्थ है, उसके बारे में पता चला। जब उन्होंने यहाँ पर आकर आक्रमण किया या इंडिया को देखा करीब से, तब उन्हें पता चला कि इंडिया कितनी रिच है। और इसी की वजह से उनके अंदर इतना लालच आया और उस लालच की वजह से अलेक्जेंडर ने इंडिया पर इन्वेजन कर दिया, आक्रमण कर दिया। ईरानियन स्क्राइब्स ब्रॉट इनटू इंडिया फॉर्म ऑफ राइटिंग। जो ईरानियन है, ईरान में क्या था, वो लोग लिखते थे, इंडिया में लोग नहीं लिखते थे इस टाइम पर। तो ईरान की वजह से इंडिया में भी लिखने की शुरुआत हुई, राइटिंग की शुरुआत हुई। और वो जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी, खड़ोस्ती, जो हमने देखा है कई सारे इंस्क्रिप्शंस में हमें मिली है खड़ोस्ती स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट कहाँ से आई है, ये आई है ईरान से। ईरान के लोग लिखते थे, उसी को हमने देखा जब वो लोग यहाँ पर आक्रमण करा उन्होंने, तो जिसको हमने देखकर हमने भी एक राइटिंग स्किल डेवलप की थी, दैट इज़ दी खड़ोस्ती। ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन द मौर्यन स्कल्पचर, जो हम आसानी से अभी भी जो मौर्यन टाइम पर जो भी स्कल्पचर्स बने हैं उनको जब देखते हैं तो हमें दिखता है कि ईरान का असर इस पर हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो वेल शेप्ड कैपिटल्स हैं उनसे, अब ये जो इनके स्कल्पचर हैं इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जैसे कि मौर्यन एम्पायर में क्या होता था कि एक पिलर बनाते थे, पिलर के ऊपर उल्टी या तो वेल बनाते थे जैसे घंटी टाइप, ठीक है, घंटी जैसा एक शेप बनाते थे, या फिर उल्टा उस पर लोटस बनाते थे, जैसे कि हम अपने एनवलप पे भी देख सकते हैं, या फिर हम सारनाथ के जो पिलर हैं उस पर देख सकते हैं। और वो जो आपका रहता था लोटस या फिर वेल, उसके ऊपर हम एक कोई एनिमल को बिठाते थे, मतलब उसकी एक मूर्ति रखते थे। तो वो जो मूर्ति होती थी उसको हम बोलते थे कैपिटल। तो यहाँ पर जो है ये जो वेल, उल्टा वेल जो है, उल्टी घंटी जैसे हम बनाते थे, तो वो जो कंसेप्ट है वो ईरान का कंसेप्ट है जो कि मौर्यन टाइम पर काफ़ी यूज़ हुआ है। अब ये तो ईरान की हमने देख लिए। अब नेक्स्ट हमें देखना है मैकडोनियन इन्वेजन। जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ है उसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इन्वेजन था और इंडिया के लिए बहुत इससे इंडिया पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन दी 4th सेंचुरी BC ग्रीक और ईरानियन जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। ग्रीक और ईरानियन जो रूलर्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे, एक बोल रहा था मैं सुपीरियर हूँ, दूसरा बोल रहा था मैं सुपीरियर हूँ। तो ये सुप्रीम पावर बनने के चक्कर में दोनों आपस में लड़े जा रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे, सुप्रीमेसी के लिए। अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैकडोनिया, ग्रीक जो थी उसने ईरान के एम्पायर को ख़त्म कर दिया। क्या हुआ कि जो अलेक्जेंडर ने लीडरशिप करी, ठीक है, वो लीडर था, और उसकी लीडरशिप में क्या हुआ कि जो ग्रीक था उसने ईरान को हरा दिया और सुप्रीम पावर कौन बन गया था, ग्रीक। अलेक्जेंडर सक्सीडेड हिज फादर फिलिप टू द थ्रोन ऑफ मैकडोनिया। ही वॉज ओनली 20 years of age। जब वो 20 साल का ही था, केवल 20 साल का था, तो उसी 20 साल के टाइम पर वो क्या बन गया था, राजा बन गया था। अपने फादर की जगह पर वो खुद राजा बन गया था। कहाँ का राजा बना था, मैकडोनिया का। फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड ही यूज टू ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कनकेस्ट। ही क्विकली कनकर्ड मैनी एरियाज। उसका बस एक ही सपना था, क्या सपना था, कि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता था। और इसी चक्कर में उसने बहुत जल्दी कई सारे एरियाज पर विजय प्राप्त की थी। As a preliminary step to conquer India, Kabul Valley, hilly area of northwest frontier were conquered and he reached Ohind near Attock in 326 BC। और अब क्या था, वो चाहता था कि इंडिया पर भी उसका राज चले, उसका शासन चले, इंडिया का राजा बनना चाहता था। और इसी स्टेप में उसने क्या करा, काबुल पर कब्जा कर लिया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था इंडिया का उस पर भी कब्जा कर लिया। और कहाँ आकर बैठ गया, अब वो आकर बैठा था ओहिंद में, ठीक है, जो कि अटॉक के पास था। 326 BC में ये हुआ। फिर रूलर्स ऑफ तक्षशिला एंड अविशारा जो थे उन्होंने तो खुद को सबमिट कर दिया, बट पोरस जो था उसने कहा कि मैं सबमिट नहीं करूँगा, अगर मुझ पर आपको शासन करना है तो पहले मुझे हराओ, ठीक है, मुझसे युद्ध करो। देखो तक्षशिला और अविसारा के जो रूलर्स थे, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने कहा ठीक है हम हार गए, आप हम पर रूल कर सकते हो, अलेक्जेंडर से बोला। लेकिन पोरस ने क्या कहा, पोरस ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही अपना राज्य किसी को क्यों दूँ,
ठीक है, अगर आप इतने पावरफुल हो तो आकर मुझसे युद्ध करो। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर देन क्रॉस्ड द झेलम बाय अ ट्रिक। झेलम को जो पार करना इतना आसान नहीं था, तो उसने काफ़ी कुछ अपने षड्यंत्र रचकर क्या करा, झेलम को तो पार कर लिया। पोरस वॉज डिफीटेड इन द बैटल दैट फॉलोड बट अलेक्जेंडर ट्रीटेड हिम वेरी जनरसली फॉर हिज ब्रेवरी। अब क्या हुआ, जब झेलम पार की तब उसने कहा कि ठीक है, अगर पोरस ने बोला है कि वो युद्ध करेगा तो ठीक है, हम कोई डरते थोड़ी ना है, हम भी युद्ध करेंगे। तो अब क्या हुआ कि झेलम में वो पहुंच गया अलेक्जेंडर, और जब पोरस ने कहा था युद्ध करना है तो उसने कहा ठीक है, हम किसी से नहीं डरते, हम युद्ध करेंगे। युद्ध हुआ, ठीक है, वॉर हुआ, दोनों के बीच में बैटल हुआ, लेकिन पोरस का जो कॉन्फिडेंस है वो तो काफ़ी अच्छा था, पर पोरस हार गए। जीता कौन? अलेक्जेंडर जीत गया। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर जो चाहता अगर तो पोरस को काफ़ी ह्यूमिलेट कर सकता था, उसकी काफ़ी बेइज्जती कर सकता था, लेकिन उसने क्या करा, उसने पोरस को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, बहुत काइंडली ट्रीट किया। क्यों? क्योंकि वो उसने कहा कि पोरस जो है वो हार गए हैं, लेकिन वो काफ़ी ब्रेव हैं, उन्होंने बहुत ब्रेवरी से लड़ा है। ठीक है, और ये जो युद्ध था इसको हम बैटल ऑफ बितास्ता बोलते हैं। बितास्ता क्यों? क्योंकि बितास्ता झेलम का पुराना नाम था। दिस वॉज हाउ इंडियंस जो हैं, अब क्या हुआ कि जब आपस में फूट पड़ी, ठीक है, तो उसकी वजह से इंडियंस हारे। तो अगर हम ब्रिटिशर्स को बोलते हैं, उनको ब्लेम कर रहे हैं कि वो उन्होंने हमारी इंडिया में फूट पड़ी थी उसका फ़ायदा उठाया है, तो वो बात गलत है, क्योंकि उनसे पहले ही ये काम हो चुका है। ये काम किसने करा है? ग्रीक जो इन्वेजर्स हैं, या फिर बोल सकते हैं जो ईरानियन इन्वेजर्स हैं, उनने भी यही काम किया है। उन्होंने भी हमारे इंडिया में जो फूट पड़ी हुई थी उसका फ़ायदा उठाया और हम पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ये पहला नहीं किया काम, उनसे पहले भी कोई कर चुका है इंडिया में ऐसा, और वो कौन थे? ईरानियन या फिर ग्रीक्स। ठीक है, फिर आफ्टर अ ब्रिलियंट विक्ट्री एट साकाला, साकाला पर वो इनको काफ़ी अच्छी विक्ट्री मिली, जीत गई ये। तो ग्रीक फोर्सेस जो थे वो ब्यास तक पहुंच गए। पहले कहाँ पहुंचे थे? झेलम। झेलम के बाद कहाँ पहुंच गए? ब्यास। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर हैड टू रिटर्न, लेकिन वो वापस जाना पड़ा उन्हें। ठीक है, उन्होंने क्या करा, ब्यास पार तो कर ली, ब्यास तक पहुँचे, लेकिन अब ब्यास को इतनी ज़्यादा, जब वो पहुँचे वहाँ तक, जो पहुँचते पहुँचते सोल्जर्स थे उनके अलेक्जेंडर के, उन्होंने कह दिया अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, ना ही अब हमारे अंदर इतनी शक्ति बची है कि हम किसी से युद्ध कर सकें, और ना ही अब हम करना चाहते हैं, हम इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। तो अलेक्जेंडर को क्या करना पड़ा, जब उसके आर्मी ने जाने से मना कर दिया आगे, तो अलेक्जेंडर को वहाँ से वापस होना पड़ा, और वो वहाँ से वापस फिर चला गया। जो बैटल ऑफ झेलम और साकाला का जो बैटल है, इससे मगध के जो अंपायर था, मगध में जो लोग रूल कर रहे थे, उनकी आंखें खुल गईं कि हम अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हमसे भी स्ट्रॉन्ग काफ़ी लोग दुनिया में हैं जो कि हम पर आक्रमण कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ कि आफ्टर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हुए, जो टेरिटरी जीती थी अलेक्जेंडर ने, उसका अरेंजमेंट किया कि उसको कैसे रूल करना है, उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, ये बनाया सारे रूल बना कर कि क्या कौन किसको देखेगा, कैसे उसको देखना है, एडमिनिस्टर करना है। जो जीत ली है टेरिटरी, वो वापस चला गया अलेक्जेंडर। जब वो बेबीलोन में पहुंचा तो वो 33 साल का था, और उसी टाइम पर उसकी डेथ हो गई। आप समझ लो, पूरी ज़िंदगी वो लड़ता रहा इंडिया पर, उसका सपना था इंडिया का राजा बनना है। उसने शुरुआत भी की, कई सारी टेरिटरीज़ को जीता भी, कई सारे 2 युद्ध भी लड़े उसने, लेकिन जब वो वापस पहुंचा, उसको वापस जाना पड़ा था, आर्मी आगे नहीं बढ़ पाई। जब वो वापस पहुंचा, बेबीलोन पहुंचा, और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। अब इससे क्या इफ़ेक्ट पड़े इंडिया पर, तो इफेक्ट्स देखते हैं। तो बाय ओपनिंग अप बोथ द लैंड एंड सी रूट्स, जो इंडिया और यूरोप के बीच में अब लैंड रूट भी खुल गया था और सी रूट भी, तो इससे क्या था, इंडिया और यूरोप एक दूसरे के करीब आए। ठीक है, इनडायरेक्टली दिस इन्वेजन मेड पॉसिबल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो बैक्टीरियन एंड इंडो पार्थियन स्टेट्स जो थे लार्जर स्टेज में। इनको क्या रहा कि गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स बना, एस्ट्रोनॉमी बनी, क्वाइनेज बना है। मतलब क्या है कि इसका काफ़ी असर पड़ा है, ग्रीक का असर हम पर पड़ा था, हमारे स्कल्पचर पर, हमारी जो क्वाइंस थी उन पर, इन सबका असर पड़ा। ठीक है, फिर इन्वेजन ने क्या करा, जो इंडिया के जो रूलर्स थे, इंडिया के राजा थे, उनकी आंखें खोल दी और ये समझाया कि अगर आप डिवाइड रहोगे, अगर आपके बीच में ऐसी फूट पड़ी रहेगी तो आप हमेशा हारोगे। इसीलिए आपको ज़रूरत है कि सब लोग मिलकर एक यूनिफाइड एम्पायर बनाओ।
फिर डेट ऑफ इन्वेजन जो अलेक्जेंडर है वो पहली रिलायबल डेट है हिस्ट्री में। अगर हम बात करें कोई भी हिस्ट्री में कोई एक ऐसी डेट जिस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकती है तो वो है डेट उस दिन की जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर इन्वेजन किया। और इसकी वजह से जो डेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमने देखा आज कि शिशुनाग डायनेस्टी क्या थी, नंदा डायनेस्टी क्या थी और जितने फॉरेन इन्वेजन्स हुए उनके बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम रिलीजियस मूवमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।